केयर विद वसीम में खुश आमदीद। हमारे साथ डॉक्टर उमर फ़ारूक साहब तशरीफ़ रखते हैं। तो हमारा दूसरा जो इनके साथ सेशन करने का मकसद था वो था फार्मर भाइयों को आगाह करना मल्टीविटामिन प्री मिक्सेस या मिनरल मिक्सचर के बारे में, कैल्शियम फास्फोरस के बारे में, जो कि हमारे फार्मर भाई अक्सर गलती करते हैं और अपने जानवरों को कैल्शियम फास्फोरस नहीं देते। यहाँ पे मैं आपकी इन्फॉर्मेशन में थोड़ा सा इजाफा करता चलूँ कि पानी का ज़्यादा हिस्सा कुछ रिसर्चेस के मुताबिक 82 to 83% यानी कि 80 से 83% पानी पर मुश्तमिल होता है दूध, और बाकी उसमें मिनरल्स, मल्टीविटामिन, कैल्शियम, फास्फोरस होता है। तो फार्मर भाइयों, ये इतनी ज़्यादा उसकी अहमियत है कि हर रोज़ जानवर अपने जिस्म में से कैल्शियम, मल्टीविटामिन हमें निकाल के दे रहा होता है, हम उसके बदले में उसको नहीं दे रहे होते कुछ भी। तो इसी टॉपिक पे हमने आज डॉक्टर उमर फ़ारूक साहब को दावत दी है कि वो हमें ज्वाइन करें और हमें इस बारे में थोड़ा सा आगाह करें। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वसीम सर, कैसे हैं आप? सर मैं अगेन डॉक्टर साहब आपके दूसरे सेशन के लिए आपका मशकूर हूँ। सर, बंडल ऑफ थैंक्स। सर मुझे बताइएगा ज़रा मल्टीविटामिन प्री मिक्सेस हैं क्या और इनका रोल क्या है? सर पहले तो मैं आपकी वो जो आपने अभी इंट्रोडक्शन करवाया मिल्क का, उसमें थोड़ी सी करेक्शन कर दूं जी ज़रूर सर। कि एक तो मिल्क जो है ना, आपने कहा 80 से 83% वाटर पे। बेसिकली मिल्क के अंदर वो तमाम चीज़ें होती हैं जो एक लाइफ को ज़िंदा रखने के लिए आलमोस्ट चाहिए होती है। ठीक है सर। ठीक है, लाइक कि उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स भी होंगे, उसके अंदर प्रोटीन्स भी होगी, उसके अंदर मिनरल्स भी होंगे, वाइटामिन भी होंगे और उसके अंदर वाटर भी होगा। तो ये सारी बेसिक रिक्वायरमेंट है, बुनियादी ज़रूरतें हैं एक इंसान के ज़िंदा रहने के लिए। और इसलिए अल्लाह ताला ने मिल्क और एग के अंदर कहते हैं कि हर चीज़ मौजूद है, जबकि मिल्क के अंदर शायद किसी एक आधे कंटेंट की या एक आधे मिनरल्स की कोई डेफिशिएंसी होती है। तो ये दोनों ऐसी एक कंप्लीट फूड है, आप जिसे कह सकते हैं ह्यूमंस के लिए, कि जिसे आप जो है ना वो कंज्यूम करते हैं तो ये आपके लिए हर चीज़ की आपकी रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं, चाहे वो माइक्रो मिनरल्स हैं, मैक्रो मिनरल्स हैं, वाइटामिन्स हैं, चाहे वो प्रोटीन है, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं। जी ठीक है डॉक्टर साहब, तो बताइएगा सर इसकी मल्टीविटामिन प्री मिक्सेस हैं क्या? सर बेसिकली प्री मिक्सेस कोई भी ऐसी प्रोडक्ट्स जिसमें मिनरल्स भी हों, वाइटामिन्स भी हों और प्लस कुछ और चीज़ों की एडिशंस भी हों, कि मतलब डिफरेंट चीज़ों का आप कहने कि एक कंप्लीट जो है ना वो न्यूट्रिशनल प्रोफाइल हो, मैक्रो, माइक्रो और प्लस मल्टी वाइटामिन्स की मिक्सेज है जिसमें विटामिन ए है, विटामिन D3 है, ई है, ठीक है। मिनरल्स में जो है ना वो कैल्शियम है, फास्फोरस है। तो इनके कम्बिनेशंस को बेसिकली प्रीमिक्सेस बोलते हैं, या आप कह लें कि मिनरल्स और वाइटामिन्स का एक कम्बिनेशन हो गया, या जो भी वट जो भी उसे आप नाम दे लें। एक जानवर को डॉक्टर साहब कितने प्रीमिक्स की और कितने कैल्शियम की रोजाना की बुनियाद पर तकरीबन ज़रूरत होती है? जी सर, आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको हम टेक्निकली भी देख सकते हैं और लोकल फार्मर के लिए भी दे सकते हैं। अगर टेक्निकली देखें तो इसको आपको पर केजी के हिसाब से, इसकी जो जितने भी हमारे डॉक्टर्स रहते हैं वो पर केजी के हिसाब से कि कौन सा मिनरल्स, फ़र्ज़ करें अगर मैं आपको कैल्शियम की मिसाल दूँ, अगर आपका एक एनिमल 1 केजी दूध दे रहा है तो उसको 3 ग्राम कैल्शियम चाहिए, ठीक है। इसी तरह हर जो मिनरल्स है उसकी एक अलग रिक्वायरमेंट है डेली बेसिस पे एक एनिमल की। तो ये जो है टेक्निकल बेस के ऊपर कैलकुलेशन, उस डिटेल में हम नहीं जाएंगे। और नॉर्मल जो मोस्टली मिनरल्स आते हैं उनकी 100 ग्राम डोज होती है पर एनिमल पर डे। वो बेसिकली इन्हीं बेस के ऊपर उसकी कैलकुलेशन की जाती है कि एक एवरेज एनिमल अगर 10 to 15 लीटर दूध दे रहा है तो उसको कैल्शियम कितना रिक्वायर्ड है। तो अगर हम 100 ग्राम डोज दे रहे हैं तो उसको कैल्शियम कितना मिल रहा होगा, उसको वाइटामिन कितने मिल रहे होंगे, उसको फास्फोरस कितना मिल रहा होगा, उसको माइक्रो जो मिनरल्स हैं वो कितने मिल रहे होंगे। तो ये सारी जो है ना एवरेज मिनरल्स के अंदर 100 ग्राम डोज होती है। लेकिन आपने ये जज करना होता है या आपने देखना होता है कि क्या उसके ऊपर जो 100 ग्राम डोज लिखी हुई है वो वाकई एनिमल की 24 घंटे की रिक्वायरमेंट पूरी कर रही है, या वो जस्ट जो है ना उसके ऊपर मेंशन है और एनिमल की रिक्वायरमेंट को वो पूरा नहीं कर पा रहा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो भी डॉक्टर हजरात इसको प्रेस्क्राइब करते हैं, कोई भी मल्टीविटामिन या प्रीमिक्सेस वो रिकमेंड करते हैं फार्मर को, तो सबसे पहले वो देखें कि क्या उन इंग्रेडिएंट की रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है या नहीं हो रही। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब। और डॉक्टर साहब इनकी इसकी जो डेफिशिएंसी है
उस वजह से क्या क्या मसाइल आ सकते हैं फार्म पे जानवरों को? सर हम जनरल डिजीज़ेज़ की बात करेंगे, स्पेसिफाइड तो हम नहीं कर सकते। ठीक है। जनरल में ये है कि जैसे आप नॉर्मली सुनते हैं सूतक, ठीक है सर। अगर मिल्क फीवर जिसे टेक्निकल लैंग्वेज में आप मिल्क फीवर कैल्शियम की डेफिशिएंसी से, जो ठीक कि है। अर्ली स्टेज ऑफ लैक्टेशन पे होता है, कि अर्ली स्टेज ऑफ लैक्टेशन पे जो है ना, अगर आप एनिमल को कैल्शियम की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करते तो कैल्शियम की कमी हो जाती है, जानवर सूतक में चला जाता है, जिसमें जानवर की हड्डियां कमज़ोर हो जाती है, जानवर बैठ जाता है। तो उसके ट्रीटमेंट में भी यही है कि आप उसे मिल्क जो है ना वो कैल्शियम की डेफिशिएंसी उसकी पूरी करें और उसको जो है ना सेकेंडरी ट्रीटमेंट करें, ताकि वो सेकेंडरी इन्फेक्शन से बचा रहे। और सर इसके अलावा मिल्क फीवर के अलावा कौन सी? सर मिल्क फीवर के अलावा फास्फोरस के बारे में आपने सुना होगा, जो कि पाकिस्तान के कुछ एरियाज़ के अंदर ये डेफिशिएंसी फास्फोरस डेफिशिएंसी ज़्यादा पाई जाती है, कुछ एरियाज़ के अंदर कम पाई जाती है। लाइक अगर मैं बात करूं, जो पुठवार रीजन है आपका, उसमें फर्टिलाइज़र का यूजेज कम होता है। तो ठीक है। फर्टिलाइज़र का यूजेज कम होने की वजह से क्या होता है कि वहाँ पे फास्फोरस, जो भी आपका फूडर वगैरह आ रहा होता है, वो फास्फोरस डेफिशिएंट होता है। ठीक है। वहाँ पे फास्फोरस की डेफिशिएंसी जो है ना ज़्यादा होती है। इसको आप अपनी ज़ुबान में रातमूत्रा भी कहते हैं। ठीक बेसिकली है। लोग इसको कंफ्यूज करते हैं। जो रातमूत्रा है वो टिक फीवर की वजह से भी होता है, टिक की वजह से भी होता है। तो दोनों में फ़र्क ये है कि अगर फास्फोरस की कमी की वजह से रेड वाटर हो रहा है, रातमूत्रा हो रहा है, तो उसमें टेम्परेचर डाउन होगा। और अगर जो है ना वो टिक की वजह से हो रहा है तो उसमें टेम्परेचर 105 105 या इससे ऊपर होता है। तो सबसे पहले तो जो है ना आपने अकॉर्डिंगली ट्रीट करना है, कहीं ऐसा ना हो कि आप जो है ना वो रेड वाटर को फास्फोरस की डेफिशिएंसी के साथ कंफ्यूज करें, आप कोई और ट्रीटमेंट करते रहें और बाद में पता चले जी डिजीज़ कुछ और थी। और इसके अलावा सर? इसके अलावा सर जनरल में रिप्रोडक्टिव इश्यूज होते हैं, जैसे आपको पता है बांझपन के इश्यूज होते हैं, जिसमें फोलिकुलर और ल्यूटियल सिस्ट, ये दोनों मुस्तकिल और आर्जी बांझपन, ये भी जो है ना एक बेसिकली एक न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से होता है। अगर इसकी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है आपकी जो है ना सेलेनियम, विटामिन ई और विटामिन ए डेफिशिएंट है, तो उसके रिजल्ट में जो है ना ये प्रॉब्लम्स भी आ जाती है रिप्रोडक्टिव। जानवर हीट में नहीं आते, ठीक है। जानवर आप इंसेमिनेशन करते हैं तो जानवर बार बार रिपीट हो रहा होता है, ठहर नहीं रहा होता, ठीक है, या जानवर हीट में आता ही नहीं है। तो ये सारी जो इसकी बेसिक वजूहत है वो मिनरल्स, वाइटामिन्स की डेफिशिएंसीज है। डॉक्टर साहब इसके अलावा अक्सर हमारे ना यहाँ मतलब जो फार्मर भाइयों पे मैंने अक्सर देखा है एक दो फार्म्स पे, वहाँ पे ना जानवरों के गले सूजे हुए होते हैं, बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं, बकरों में भी, छोटे जानवरों में भी, बड़े जानवरों में। उसकी क्या वजह होती है? जी सर, वो बेसिकली उसको गुलट बोलते हैं, जो कि थायराइड ग्लैंड की स्वेलिंग है बेसिकली, और उसकी जो मेन काज है वो आयोडीन की डेफिशिएंसी है। इसलिए एनिमल्स में हम रिकमेंड करते हैं, आपने देखा भी होगा, ये हमारे यहाँ देहातों में भी कॉमन प्रैक्टिसेस हैं कि खुरलियों के अंदर जो है ना वो नमक पड़ा होता है, ठीक है, उसके बड़े बड़े डेले रखे होते हैं, जो जानवर चाट रहे होते हैं, उसको लिक कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये जनरल प्रैक्टिसेस हैं, और जहाँ पे ये प्रैक्टिसेस हो रही होती हैं वहाँ पे ये आयोडीन की डेफिशिएंसी नहीं आती और इस किस्म के इश्यूज नहीं आते। तो ये लाइफ स्टॉक के अंदर बहुत जनरल प्रैक्टिसेस है नमक देना, और बहुत रेयर किस्म के इश्यूज आते हैं। ये थायराइड ग्लैंड के ज़्यादा इशू नहीं है इसका। ठीक है, लेकिन आपका मतलब ये है कि जहाँ पे जानवर आपने रखे हैं उनकी खुरलियों में नमक के डेले ज़रूर रख देने चाहिए ताकि वो बच सकें। और दूसरा डॉक्टर साहब, जानवरों की जो मिल्क प्रोडक्शन है उस पे इसके क्या असर आते हैं प्रीमिक्स के? जी, जैसे डॉक्टर साहब मैंने आपको पहले बताया कि 1 केजी मिल्क प्रोडक्शन के लिए जानवरों को 3 ग्राम कैल्शियम भी चाहिए, जहां उसको जो है ना 120 ग्राम प्रोटीन चाहिए 1 केजी फॉर मिल्क प्रोडक्शन के लिए, वहां उसे 3 ग्राम कैल्शियम भी चाहिए। इसी तरह जिस तरह कार्बोहाइड्रेट्स की रिक्वायरमेंट्स है, या प्रोटीन की, जैसे मैंने आपको बताया कि 1 लीटर मिल्क प्रोडक्शन के लिए इंक्लूडिंग मेंटेनेंस आपको 120 ग्राम प्रोटीन चाहिए, तो 3 ग्राम कैल्शियम भी आपको पर केजी चाहिए। अगर आप कैल्शियम नहीं देंगे तो क्या होगा, जानवर अपनी हड्डियों से कैल्शियम निकालेगा और जो है ना वो मिल्क के में ऐड होता रहेगा और उसकी बोन्स वीकनेस होती जाएगी, और ऑब्वियसली लेटर ऑन जो है ना एनिमल अपनी प्रोडक्शन कंप्रोमाइज़ कर जाएगा।
तो बेसिकली हाँ, ये चीज़ें डेली बेस पे कैल्शियम जो है ना मिल्क के ज़रिए जो है ना बॉडी से निकल रहा होता है, तो इनकी रिक्वायरमेंट्स कैल्शियम की और बाकी मैक्रो और माइक्रो मिनरल्स की रिक्वायरमेंट पूरी करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप इसकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करते तो एनिमल लेटर ऑन जो है ना वो बहुत सारी हेल्थ इश्यूज़ में चला जाता है, मिल्क प्रोडक्शन कंप्रोमाइज़ हो जाती है, जानवर अपनी पीक प्रोडक्शन आपको नहीं दे सकता। ठीक है डॉक्टर साहब, और इसका जो मिल्क प्रोडक्शन, सर हम बात कर रहे थे कैल्शियम फास्फोरस के अलावा जो है वो जानवरों में मिल्क प्रोडक्शन के हवाले से, डॉक्टर साहब हमें बताइएगा मिल्क प्रोडक्शन में इसका क्या रोल क्या है और इससे कौन कौन से जानवर को नुकसान हो सकते हैं? जैसे आपने बताया मिल्क फीवर है, उसके अलावा क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आती हैं जानवरों में? सर एक मिल्क फीवर है, इसके अलावा रेड वाटर है, इसके अलावा और बहुत सारी मेटाबॉलिक डिजीज़ हैं। फिर इसके अलावा जो है ना, जैसे हमारी बात हो रही थी थायराइड ग्लैंड की स्वेलिंग की, आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से, फिर जानवर बॉडी स्कोर अपना ड्रॉप कर देते हैं। ठीक है, जैसे मिल्क फीवर में जानवर की हड्डियां वीक होती हैं, तो उसके साथ साथ जानवर अपना बॉडी स्कोर भी लूज़ करना शुरू कर देता है। फिर रिप्रोडक्टिव इश्यूज़ हैं, फिर जानवर फीड इनटेक भी जानवर की कम हो जाती है। जब जानवर मिनरल डेफिशिएंट होता है तो फीड इनटेक भी कम हो जाती है। फिर जानवर का जो बीमारियों के खिलाफ रेजिस्टेंस है वो ख़त्म होना शुरू हो जाती है। जानवर इम्यूनो सप्रेशन में चले जाते हैं, जानवर इम्यून कंप्रोमाइज़ हो जाते हैं। इसके अलावा अर्ली एम्ब्रियोनिक डेथ भी जो है ना वो रिपोर्टेड है ड्यू टू न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। इसके अलावा जैसे आपको पता है कि लोग कहते हैं जी जानवरों के ऊपर शाइनिंग नहीं रही, ठीक है, शाइनिंग जानवर के ऊपर चली गई है, जानवर के हेयर लॉस होना शुरू हो रहे हैं, कॉपर डेफिशिएंसी उसमें मेन कॉज है। इसके अलावा जो हमारी बात रिप्रोडक्टिव इशू में जानवर हीट में नहीं आता या ल्यूटियल सिस्ट बन जाता है, तो इस तरह के बहुत सारी वजूहात हैं जो कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है ना वो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी के साथ को रिलेट कर रही होती है। डॉक्टर साहब ये तो होगी पैदा होने वाली कॉम्प्लिकेशंस। अब कोई भी अच्छी क्वालिटी का मल्टीविटामिन या प्रीमिक्स हमने देना शुरू कर दिया जानवर को उसकी ज़रूरत के मुताबिक, अब मुझे ये बताइए उससे हमें क्या फ़वाइद क्या हासिल हो सकते हैं? जी, बहुत शुक्रिया सर। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये है कि अगर तो आपका जानवर मिनरल डेफिशिएंट चल रहा है, ठीक है, अगर उसकी कैल्शियम, फास्फोरस और बाकी मिनरल्स की रिक्वायरमेंट पूरी होगी तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसने आपके मिल्क प्रोडक्शन को बूस्ट करना है। मिल्क प्रोडक्शन बूस्ट होगी, जानवर की हेल्थ बेहतर होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, जानवर के ऊपर जैसे अगर आप कॉपर की बात हो रही थी, जानवर के ऊपर शाइनिंग आना शुरू हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा जो आपके ब्रीडिंग इशू हैं, लाइक के जो जानवर रिपीट ब्रीडर हैं उनमें सेलेनियम चाहिए होता है, विटामिन ई और विटामिन ए का अहम रोल है सेलेनियम के अंदर, ब्रीडिंग के अंदर। तो ये अगर आपको न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं तो आपका जानवर जो है ना वो रिपीट ब्रीडर नहीं रहेगा, अर्ली हीट में आएगा और इंशाल्लाह बिफोर 120 डेज जो है ना आपका एनिमल प्रेग्नेंट हो जाएगा। और ये बहुत अहम होता है, आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ डेयरी में एक टर्म इस्तेमाल होती है कि एवरी ईयर वन काफ एवरी ईयर, कि हर साल में हमें हर काव से एक नया बच्चा चाहिए। तो वो इसी सूरत में पॉसिबल है जब आप जो है ना मिनरल्स और विटामिन्स की जो है ना वो प्रॉपर डोज देंगे और एनिमल्स की रिक्वायरमेंट को पूरा रखेंगे। डॉक्टर साहब ये जो जानवरों में बांझपन होता है आर्जी या मुस्तकिल और जानवर हीट में नहीं आते, उसकी क्या वजह होती है? सर उसकी जो है ना वो बेसिक वजह अगर हम कहें तो न्यूट्रिशनल वजह ही होती है। जब आपके मिनरल्स और विटामिन डेफिशिएंट्स होते हैं तो कुछ हार्मोन्स होते हैं एनिमल्स के अंदर, ठीक है, वो नहीं बन पाते। जब वो हार्मोन्स नहीं बनते तो वो हार्मोन्स आगे जो एग है, ठीक है, अंडा बनने के प्रोसेस को मुतासिर करते हैं। ठीक है, अगर अंडा बन रहा है तो उसकी ओवुलेशन नहीं हो रही, ठीक है, तो ये सारा जो हार्मोन्स बेसिकली कंट्रोल हो रहे थे ये न्यूट्रिशन से कंट्रोल होते हैं। तो आर्जी हो या मुस्तकिल बांझ हो, इसकी भी जो रीज़न है वो न्यूट्रिशनल है। और डॉक्टर साहब छोटे बच्चों में खासकर हमारे यहाँ भैंसों में अक्सर एक जो है ना वो, हालांकि हमारी वो एक कौमी ब्रीड भी है, हमारा डोमेस्टिक एनिमल है, उसमें पोटेंशियल भी है, लेकिन अक्सर हमने फील्ड में ये ऑब्ज़र्व किया है कि जो उनकी कटियां हैं वो 2-2, 2.5 साल, 3-3 साल तक जो है ना वो दोबारा से नहीं बन पाती। उसकी क्या वजह है सर? डॉक्टर साहब, जो काफ मैनेजमेंट है ना,
ये इट्सेल्फ एक पूरी साइंस है। हमारे यहाँ हम बेसिकली बच्चों पे फोकस नहीं करते। उसकी रीज़न है कि हम समझते हैं कि ये बच्चा हमारी जो है ना वो इन्वेस्टमेंट या हमारा प्रॉफिट कहाँ होता है। बेसिकली अगर हम ये सोच के बच्चों की रेयरिंग करें कि इसी बच्चे ने साल बाद जो है ना वो इसी काफ ने या फीमेल ने, या फीमेल है तो उसने मदर जाके बनना है, अगर मेल है तो वो उसको हम सांड की शक्ल में ले सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी होता है। हम उनकी उस लेवल की मैनेजमेंट नहीं करते, ना हम उन्हें प्रॉपर फीडिंग देते हैं, ना हम उन्हें जो है ना प्रॉपर मिनरल्स देते हैं, तो ना हम उन्हें वाइटामिन दे रहे होते हैं। हम उनकी बेसिकली फीडिंग के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे होते हैं। अगर हम एक बैलेंस डाइट के ऊपर चलें तो मेरा ख्याल है कि हम जो अपने लोकल एनिमल हैं, साहिवाल की हो गया या चौलस्तानी हो गया या बफ हो गया, इनके अंदर हम जल्दी नहीं तो 18 से 20 मंथ के अंदर जो है ना हम कंसेप्शन ले सकते हैं। और इम्पोर्टेड के अंदर तो पाकिस्तान में रिपोर्टेड है कि 10 मंथ में भी लोगों ने कंसेप्शन ली है, 12 मंथ में भी ली है, 14 मंथ में भी। तो अब कुछ डेयरी फार्म ने स्टैंडर्ड बना दिया है कि वो 14 मंथ पे जाके एनिमल को कंसीव करवाएंगे। तो 18 से 20 मंथ पे हम अगर एक एनिमल को प्रॉपर फीडिंग करते हैं फ्रॉम द डे 1, कि जब वो उसकी बर्थ हो रही है उससे लेकर ऑनवर्ड, तो उससे हम जो है ना प्रॉपर जो है ना वो ब्रीडिंग ले सकते हैं और वो जल्दी जो है ना मैच्योर हो जाएगी। क्योंकि एनिमल का एज के साथ कोई फैक्टर नहीं होता है, एनिमल का बॉडी वेट के साथ कंसर्न होता है। सर बॉडी वेट से, बॉडी वेट और हाइट, सॉरी। ठीक है सर, बॉडी वेट और हाइट ज़रा फार्मर की गाय के लिए बता दें कि बॉडी वेट और क्योंकि ज़ाहिर हमारे यहाँ पे अक्सर 2-4 जानवरों वाले भी फार्मर हैं, बड़े भी हैं, तो बॉडी वेट और हाइट को कैसे वो मेजर करें और क्या उसका तरीकाकार होना चाहिए? सर मेजर तो जो है ना ऑब्वियसली वेट मेजर करने के लिए मैनुअल तरीका भी है, आप टेप के ज़रिए भी कर सकते हैं, और दूसरा जो है ना डिफरेंट स्केल्स भी अवेलेबल हैं। तो मैं ये बताता चलूँ कि जो इम्पोर्टेड एनिमल है उसके अंदर 300 से 350, नॉर्मली 350 को स्टैंडर्ड कंसीव किया जाता है कि जब आपका एनिमल 350 केजी बॉडी वेट गेन कर लेता है तो तब आपको उसको कंसेप्शन की तरफ ले जाएं, उसको कंसीव करवाएं, उसका ब्रीडिंग आप स्टार्ट करें। जबकि हमारे जो लोकल साहिवाल वगैरह हैं इनके अंदर हम 300 पे भी जो है ना वो एआई कर सकते हैं और उनको हम कंसीव करवा सकते हैं। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब। सर आपकी कीमती इन्फॉर्मेशन का बहुत शुक्रिया। जैसा कि फार्मर भाइयों आपने सुना कि डॉक्टर साहब ने हमें गाइड किया है कि जो मल्टी मिनरल हैं या प्री मिक्सेस हैं, इनकी डेफिशिएंसी की वजह से जानवर बहुत सारी बीमारियों का शिकार हो सकते हैं, जिसमें सूतक का बुखार, आर्जी या मुस्तकिल बांझपन, गिल्लड़, जानवरों का टाइम से हीट में ना आना, और फिर उसके बाद अगर आ जाना तो कंसीव ना करना यानी कि ठहरना ना, ये सारे वो मसाइल हैं। दूध का ड्रॉप हो जाना या कम देना, जानवर का कमज़ोर होते जाना, बच्चों में जल्दी शरायमवात, इन सारी बीमारियों का इलाज ये है कि खुराक, और खुराक भी अच्छी खुराक, ये नहीं कि आप रोटियां खिलाएं उनको और शाम को खुला छोड़ दें, उनकी प्रॉपर डाइट का इंतज़ाम करें। और उसके साथ अच्छी जो है एक अच्छी रेपुटेशन वाली कंपनी, उसका प्री मिक्स लाजमी उनको दें, ताकि जानवर आपके इन सारी बीमारियों से महफूज रह के आपको अच्छी पैदावार जो है ना वो दे सकें, और हर साल एक बच्चा आपको कम अज़ कम ज़रूर दें, और आपकी जो हीफर्स हैं वो जल्दी ग्रो अप करें। डॉक्टर साहब आपका अगेन बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच तशरीफ़ लाने का। मैं फार्म केयर की टीम की तरफ से आपका मशकूर हूँ। आपने अपने कीमती टाइम से हमें वक्त दिया सर, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।